कोई शख्स इस देश का नागरिक है या नहीं, क्या ये तय करने की ताकत चुनाव आयोग को मिल सकती है? क्या चुनाव आयोग इस देश की संसद और चुनी हुई सरकार की जगह लेना चाहता है? जो शक्तियां इस देश की अदालतों को मिली हैं, क्या वो आयोग को मिल सकती हैं? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से सीजीआई को क्यों हटाया गया? कानून क्यों बदला गया? आज के शो में इन सवालों पर बात करेंगे, क्योंकि ये सवाल आज देश की सबसे बड़ी अदालत और संसद में एक साथ पूछे गए। एसआईआर और चुनाव सुधार पर हुए बहस मुबाहिसों से क्या सामने आया? विपक्षी नेताओं ने किन दलीलों से सत्ता पक्ष की टेंशन बढ़ाई? क्या जवाब मिला? और सुप्रीम कोर्ट में लोकतंत्र के किन बुनियादी सवालों पर विमर्श हुआ? विस्तार से ब्यौरे देंगे। ब्यौरे वंदे मातरम पर ऐतिहासिक विवाद के भी, जिनका गवाह आज उच्च सदन बना। इसके अलावा 500 से ज्यादा फ्लाइट्स फिर कैंसिल हुई। क्यों सब कुछ सही नहीं हो पा रहा? ये डोमिनोज इफेक्ट कहां जाकर थमेगा? इंडिगो का कोई हल है या नहीं? फाइन क्यों नहीं लग रहा? इंडिगो की फ्लाइट से उड़े लूथरा भाइयों पर क्या पता चला? गोवा की आग पर क्या अपडेट आए? और मद्रास हाईकोर्ट के जजेस को हटाने की बातें क्यों चल रही हैं? नमस्ते, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Sensodyne K. Sensodyne, toothpaste for sensitive teeth. एसआईआर पर आज यानी 9 दिसंबर के दिन देश की संसद और देश की सबसे बड़ी अदालत में खूब बहस हुई। संसद में यह बहस चुनाव सुधार के नाम पर, क्योंकि केंद्र सरकार का तर्क कि एसआईआर करवा रहा है चुनाव आयोग और आयोग स्वायत्त संवैधानिक संस्था है, इसलिए उसकी प्रक्रिया पर चर्चा संसद में नहीं हो सकती। संसद में चुनाव आयोग की तरफ से दलील रखने के लिए कोई होगा नहीं और सरकार तो आयोग का पक्ष रखेगी नहीं। इसी बैकड्रॉप में लोकसभा में चर्चा हुई। शुरुआत की कांग्रेस के सांसद चंडीगढ़ से आने वाले मनीष तिवारी ने, पर दिन की हाईलाइट रही कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी। सबसे पहले अपने खादी के कुर्ते के जरिए देश की विविधता को समझाया, फिर बीजेपी आरएसएस पर हमलावर हुए और बोले कि इनके लोग इक्वालिटी और डाइवर्सिटी में, यानी कि बराबरी में और विविधता में यकीन नहीं रखते हैं। स्पीकर सर, it is the idea that every thread, every person in the Union of India is equal that disturbs my friends in the RSS. They are happy to see the fabric, but they cannot stand the idea that every single person in the fabric of our country, regardless of what religion they come from, regardless of what community they come from, regardless of what language they speak, should be equal. Because they fundamentally do not believe in equality. आरएसएस पर हमला होते देख सत्ता पक्ष के लोग सतर्क हुए। वहीं स्पीकर ओम बिरला ने भी राहुल से किसी संगठन का नाम न लेने और चर्चा के विषय यानी चुनाव सुधार पर ही बोलने को कहा, जिसके बाद राहुल ने अपना रास्ता बदला और 3 बड़े सवाल पूछे। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटाया गया? कानून बदलकर मुख्य चुनाव आयुक्त को कंट्रोल क्यों किया जा रहा है? और चुनाव के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट किए जाएंगे? इसके बाद राहुल गांधी ने पूछा कि आखिरकार प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अपनी मर्जी के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति क्यों करना चाहते हैं, और यह भी कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी और संघ ने कब्जा कर लिया। ईडी, सीबीआई और एनआईए भी इनके कब्जे में है। खुद चुनाव आयोग इनके साथ मिलकर साजिश रच रहा है, किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एक बड़ा बदलाव किया गया, किसी भी चुनाव आयुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता। Project of the RSS was to capture the institutional framework of the country, and I said how the education system has been captured. Vice chancellor after vice chancellor after vice chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. विपक्ष की तरफ से एक और बड़ी हाईलाइट रहे अखिलेश यादव। लोकसभा में देश की तीसरी सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी के मुखिया। आरोप लगाया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। रामपुर लोकसभा उपचुनाव का उदाहरण दिया, कहा कि पूरे देश ने देखा किस तरह लोगों को वोट डालने से रोका गया। हमने चुनाव आयोग को सारे सबूत दिए, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब लोकसभा का चुनाव बाई इलेक्शन रामपुर का हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया था कि समाजवादी पार्टी यहां से नहीं जीतेगी, यहां से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और ये आशंका हम लोगों को थी कि हर तरीके से हम लोगों को दबाया जाएगा, हर तरीके से चुनाव में धांधली की जाएगी। और जिस समय चुनाव शुरू हुआ, वो चीजें हम लोगों को देखने को मिली। सभापति महोदय, वोटिंग के दिन, जिस दिन वोट पड़ रहा था,
उस दिन हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पुलिस और पूरा प्रशासन इस बात पे लगा हुआ था कि कोई भी वोटर घर से न निकले। रामपुर का बाई इलेक्शन हमने ऐसा देखा जहां पर पूरा पुलिस प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कोशिश में लगी थी कि मतदाता बाहर ना निकले, और पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव लोकसभा का जीती। इसके बाद कन्नौज से सांसद ने विस्तार से चुनाव सुधार पर बात रखी और बोले ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो। अमेरिका और जर्मनी जैसे विकसित देश भी बैलेट से ही चुनाव करवाते हैं। अखिलेश यादव ने बीएलओज के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि जिनकी भी जान गई उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मिलने चाहिए। इन नेताओं से इतर, जैसा आपने जिक्र किया, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, जिन्होंने चर्चा की शुरुआत की, उन्होंने अपने लंबे चौड़े वक्तव्य में कई बिंदुओं को समेटा। मसलन चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाली कमेटी में 2 और लोग जोड़े जाने चाहिए। 2 लोग सत्ता पक्ष से हैं तो 2 लोग विपक्ष के हों और सीजेआई हो। चुनाव आयोग अलग अलग विधानसभाओं के संबंध में वोटर लिस्ट की खामियों को ठीक कर सकता है। उसके आगे जाकर पूरे राज्य में एसआईआर का हक नहीं है, और इन खामियों को ठीक करने के लिए भी पहले उसको अपना रिकॉर्ड रखना जरूरी है। वो रिकॉर्ड्स कहाँ हैं, संसद के सामने पेश किए जाएं। ईवीएम का सोर्स कोड और मदरबोर्ड प्रोग्राम किसके पास है, ये जानकारी भी सामने आए ताकि लोगों का भरोसा कायम हो। विपक्ष के अन्य नेताओं ने कुछ और बिंदुओं पर अपनी बात रखी। मसलन बिहार एसआईआर से पहले और पूरी प्रक्रिया के दौरान घुसपैठियों की बात की गई, लेकिन एक भी घुसपैठिया नहीं मिला। चुनाव आयोग के पास किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करने की अथॉरिटी नहीं है। एंटी डिफेक्शन कानून कमजोर हो गया है। जनमत की चोरी हो रही है। राजनीतिक दलों को चंदा मिलने की प्रक्रिया और पारदर्शी होनी चाहिए। ये थी विपक्ष की दलील है। जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से भी आया। बीजेपी के सदस्य तो बोले ही, एनडीए के सहयोगियों ने भी डबल डाउन किया। एक बयान जिसकी खूब चर्चा रही वो दिया बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने। बोले, सबसे पहली वोट चोरी नेहरू ने की थी। अगर वोट चोरी कांग्रेस को समझना है तो सबसे पहले वोट चोरी कहां हुई थी अध्यक्ष सभापति महोदय? सबसे पहली वोट चोरी 1947 में हुई थी, जब पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी सरदार पटेल जी के साथ थी और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। इससे बड़ा वोट चोरी का उदाहरण कहीं कुछ भी नहीं है। वोट चोरी 1975 में हुई थी, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके जनता के सारे अधिकारों को छीनने का काम किया था। जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बैलेट पेपर से मतदान की मांग पर सवाल उठाए और बोले, बैलेट पेपर के समय बूथ लूटना एक आम हथकंडा था, और ये भी कि एसआईआर प्रक्रिया से डर कैसा। टीडीपी के फ्लोर लीडर लबू श्रीकृष्ण ने भी सत्ता पक्ष की तरफ से मोर्चा संभाला और सवाल पूछा, कांग्रेस जब तेलंगाना और कर्नाटक में चुनाव जीतती है तब वोट चोरी की बात क्यों नहीं करती। शाम होते होते सत्ता पक्ष की तरफ से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे मुखर हुए। लंबा चौड़ा भाषण दिया। कहा कि कांग्रेस के नेता आज संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जे की बात कर रहे हैं, लेकिन इतिहास में क्या किया वो सबको पता है, और ये भी कि कांग्रेस खुद ईवीएम लेकर आई थी। एसआईआर के समर्थन में दुबे ने क्या दलीलें दी। बिहार में कांग्रेस आरजेडी ने जिन सीटों पर चुनाव जीता वहां पर भी एसआईआर के तहत वोट डिलीट हुए। मेरे माता पिता का नाम भी एसआईआर में कटा क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं। ये तो थे निचले सदन के अपडेट। उच्च सदन यानी राज्यसभा में भी आज जोरदार चर्चा हुई, पर टॉपिक अलग, वंदे मातरम। उसके हाइलाइट्स आपको बताएंगे, लेकिन अभी एसआईआर पर फोकस है, जिस पर देश की आज सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई हुई। विस्तार से जानते हैं। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बीएलओज पर काम का बोझ कम करने के आदेश दिए थे, क्योंकि एसआईआर के विरोधियों ने अपनी दलीलों में एक बड़ा तर्क इसको बनाया था। विपक्षियों की एक और दलील कि एसआईआर के जरिए आम लोगों का मताधिकार छीना जा सकता है, साथ ही नागरिकता भी। बिहार एसआईआर पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग कह ही चुका है कि उसके पास वोटर की नागरिकता जानने का अधिकार है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी लाइन पर याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनी। दोपहर करीब 1 बजे सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने अदालत के सामने 2 बड़े सवाल रखे। क्या चुनाव आयोग किसी व्यक्ति की नागरिकता निर्धारित करने का सवाल उठा सकता है, उससे जुड़े दस्तावेज मांग सकता है, या फिर आयोग की शक्ति किसी मतदाता की उम्र और निवास स्थान निर्धारित करने तक सीमित है। इन सवालों के बीच याचिकाकर्ताओं की तरफ से खड़े हुए वरिष्ठ अधिवक्ता शादान फरासत बेंच के सामने तर्क पेश किया कि मौजूदा वोटर्स को इस बात का फायदा मिलता है कि वो नागरिक हैं। बिना किसी विस्तृत जांच के उनका नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जा सकता। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग के पास नागरिकता तय करने की ताकत नहीं है, ना तो ये शक्ति उसे बाहर से मिली, ना भीतर से। व्यक्ति की नागरिकता तय करने की ताकत सिटीजनशिप एक्ट के तहत फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल और सरकार के पास है। इसके बाद वरिष्ठ अधिवक्ता निजाम पाशा ने इन दलीलों पर अपनी बात रखी। कहा कि नागरिकता जांचने की बात कहकर चुनाव आयोग खुद को केंद्र के बराबर रख रहा है। इसी का ये कहना कि नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी खुद लोगों पर है, जबकि संसदीय कानून वोटर्स के लिए सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन को जरूरी बताता है, लेकिन एसआईआर में लोगों से दस्तावेज भी मांगे जा रहे हैं। इसके बाद पाशा ने अपनी दलीलों को विस्तार दिया। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए बोले, लाल बाबू हुसैन जजमेंट में देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि नए मतदाताओं को सिर्फ सिटीजनशिप का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरने की ही जरूरत है। वो व्यक्ति नागरिक है या नहीं, इसका बर्डन ऑफ प्रूफ या तो अथॉरिटीज पर है या उस व्यक्ति पर जिससे उसकी नागरिकता पर
सवाल उठाया, जिस व्यक्ति ने सवाल उठाया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से एक और बात कही गई। एडवोकेट शाहरुख आलम ने सवाल पूछा कि जब एसआईआर की नोटिफिकेशन में ही सिटीजनशिप का कोई जिक्र नहीं तो चुनाव आयोग इसे तय करने की जिज्ञासा कैसे जता सकता है। इन सबके बीच घड़ी में लगभग 3:30 बजे याचिकाकर्ताओं की तरफ से अभी कुछ दलीलें बाकी थी। खड़ी हुई एडवोकेट नेहा राठी बोली, चुनाव प्रक्रिया को लेकर पहले जितने भी बदलाव हुए कानून के जरिए हुए। एक प्रमुख उदाहरण बैलेट पेपर की जगह ईवीएम का है, लेकिन एसआईआर को बिना कानून बनाए थोप दिया गया। इसके बाद आज दिन की कार्रवाई कोर्ट में ये जो सुनवाई थी वो समाप्त हो गई। फोकस याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर रहा। कल 10 अक्टूबर को ये सुनवाई जारी रहेगी। हम आपको अपडेट्स इसके भी बताएंगे। अब जैसा कि वादा किया, राज्यसभा चलते हैं, जहां राष्ट्रीय गीत पर बहस मुबाहिसा हुआ। दो बड़े चेहरों ने सुर्खियां बटोरी। सत्ता पक्ष की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। पहले बात अमित शाह की। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण और वंदे मातरम को नजरअंदाज करने के आरोप लगाए। 50वें पड़ाव पर वंदे मातरम को सीमित कर दिया गया, वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई और वो तुष्टीकरण जाकर देश के विभाजन में। मान्यवर, मेरे जैसे कई लोगों का मानना है, कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। इधर खड़गे ने वंदे मातरम के नारे लगाए और बोले, राष्ट्रीय गीत को लेकर प्रधानमंत्री सिर्फ नेहरू पर ही निशाना क्यों साधते हैं, जबकि उस कांग्रेस वर्किंग कमेटी में और भी नेता थे। सर, मैं वंदे मातरम से शुरू करूं। वंदे वंदे वंदे। आप भी जरा बोलिए, आप तो सो गए, आप भी सो गए। राज्यसभा में इस विषय पर और भी वक्ताओं ने अपनी बात रखी। विस्तार से अगर जानना चाहते हैं तो हमारा पार्लियामेंट्री अफेयर्स का प्रोग्राम संसद में आज जरूर देखें। आपको इस शो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वंदे मातरम पर डिबेट को और समझना है तो आप 8 दिसंबर का बीते दिन का ललन टॉप शो भी देख सकते हैं, जिस पर हमने विस्तार से इतिहास की भी जानकारी दी। अब आगे की बात। अंग्रेजी में एक शब्द है केओस। जोकर कहता था, इंट्रोड्यूस अ लिटिल एनार्की, अपसेट द एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर एंड एवरीथिंग बिकम्स केओस। आई एम एन एजेंट ऑफ केओस। केओस की एक वानगी देखनी है तो पिछले 9 दिन से देश भर के एयरपोर्ट का एक चक्कर लगा लीजिए। आलस आ रहा हो तो जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो वहां इंडिगो टाइप करें। फ्लाइट से यात्रा करने वालों का दर्द, छटपटाहट सब दिखेगा। किसी की शादी, किसी की यहाँ गमी, ज्यादातर लोग तय मंजिल पर समय से नहीं पहुंच पा रहे। और ये एनार्की किसने फैलाई, ये एस्टैब्लिश ऑर्डर किसने अपसेट किया? जवाब सामने है, लेकिन सामने ठीक से आ नहीं रहे हैं। लोग अपनी परेशानियों को साझा करने के लिए किसी का वेट नहीं कर रहे। समस्या दिखी तो उसे रिकॉर्ड करके अपलोड किया। 9 दिन से यही चल रहा। अफसोस की तमाम वादों बयानों के बाद भी स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा भी तो दिखने में वक्त लगेगा। काहे से कि आज यानी 9 दिसंबर के दिन भी 500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई। अकेले दिल्ली में संख्या 150 के पार है। इन सबके बीच नागरिक और उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का बयान आया। लोकसभा में सरकार का पक्ष रखा। बड़े पैमाने पर हुए फ्लाइट कैंसिलेशन संकट पर बोले कि शुरुआती जांच में पता चला कि इंडिगो के भीतर फ्लाइट क्रू के आंतरिक रोस्टर और ड्यूटी शेड्यूलिंग में गंभीर गड़बड़ी हुई, जिसने पूरे नेटवर्क में चेन रिएक्शन पैदा किए। Depending on the outcome, strict and appropriate action as empowered under the aircraft rules and act will be taken. No airline, however large, will be permitted to cause such hardship to passengers through planning failures, non-compliance or non-adherence to statutory provisions. जाहिर है भारत की एविएशन इंडस्ट्री पर इंडिगो की मोनोपोली है। एक छत्र राज जैसा है। 65% से ज्यादा मार्केट में हिस्सेदारी। अंग्रेजी में इसी बात को मोनोपोली कहते हैं। समस्या अगर यहाँ हुई तो प्रभावित ज्यादातर लोग होंगे ही, जो कि हुआ भी। नागरिक और उड्डयन मंत्री ने इस मोनोपोली को कम करने के लिए भी बात की और डीजीसीए के नए निर्देश भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अथॉरिटी ने इंडिगो की रोजाना उड़ानों में 10% की कटौती करती है। सुबह खबर आई थी 5%, पर शाम आते आते ये मंजर स्पष्ट हुआ कि 10% की कटौती, यानी करीब 230 उड़ानें रोज कम होंगी, खासकर हाई डिमांड और हाई फ्रीक्वेंसी रूट्स पर। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एयरलाइंस को इस बात की इत्तला भी कर दी गई। कौन सी फ्लाइट्स हटेंगी ये तय किया जा रहा है ताकि कनेक्टिविटी पर ज्यादा असर न पड़े। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये स्लॉट्स अन्य एयरलाइंस को ऑफर किए जा सकते हैं अगर उनके पास अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हो। इसके अलावा इंडिगो को 10 दिसंबर शाम 5 बजे तक नए शेड्यूल को जमा करने को भी कहा गया है। उम्मीद की जा रही है कि कुछ लॉजिकल कटौती के बाद शायद स्थितियां सुधरें। पर अलग अलग एयरलाइंस के शेड्यूल सामने आए, उन पर नजर डालें तो और समस्या गंभीर नजर आती है। मसलन गर्मियों के शेड्यूल में
इंडिगो को 14,158 साप्ताहिक घरेलू उड़ानें मंजूर थी, लेकिन 26 अक्टूबर से शुरू हुए विंटर शेड्यूल में से 6% बढ़ाकर 15,014 साप्ताहिक कर दिया गया। लेकिन उसी के आसपास यानी 1 नवंबर से पायलट ड्यूटी टाइम यानी FDTL के नए नियम लागू हुए। ज़्यादा पायलटों की ज़रूरत पड़ती, इंडिगो ने इसके लिए तैयारी नहीं की, उड़ानें बढ़ा दी, फिर जो हुआ हमने देखा। कब तक देखते रहेंगे पता नहीं। वहीं एयर इंडिया ग्रुप की साप्ताहिक घरेलू उड़ानें गर्मी से सर्दी में 3% घटी। यही हाल एयर इंडिया एक्सप्रेस और आकाशा एयरलाइंस का भी रहा, दोनों की उड़ानों में कमी देखी गई। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक केवल स्पाइस जेट ने 26% से ज़्यादा बढ़ोतरी की। अब सवाल ये कि DGCA ने नए FDTL नियमों के तहत वास्तविक स्थिति चेक किए बिना इंडिगो को ज़्यादा उड़ानों की मंजूरी कैसे दी, नियमों की अनदेखी क्यों हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन से अधिकारी जिम्मेदार है, कौन सा नेतृत्व जिम्मेदार है। मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने अपनी जिंदगी में इतना अच्छा जोक लिखा होगा जहाँ पे आप जाते हैं एक गलती करके और आपको पनिशमेंट की जगह रिवॉर्ड्स मिलता है। नो गलती की कि इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं की, ये गए DGCA के बाद, DGCA ने कहा अरे बाबा क्या हो गया, कोई बात नहीं, तुम क्या लेके जाना चाहते हो हमारे पास। इन्होंने कहा FDTL एग्जेम्पशन दे दो, थोड़ा सा उस पर होल्ड लगा दो, उन्होंने होल्ड लगा दिया। अब ये इंडिगो को क्यों मिला है, आई थिंक इम्प्लिसिटली अगर आप देखें तो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ बहुत थ्योरीज चल रही हैं जिसके बारे में आप अगर पढ़ेंगे तो आई डोंट नो व्हाट इज एसेंशियली द टेक बिटवीन द टू, बट मुझे लगता है कि कोई और अगर एयरलाइन आती तो उसको पेनल्टी या डेफिनेटली कोई पनिशमेंट आता। द फैक्ट इसमें नहीं आया है, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट DGCA के लिए, डेफिनेटली डज नॉट रिफ्लेक्ट वेरी वेल। मैं DGCA से भी दरख्वास्त रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एक एनॉर्मस सर्वे रन करिए कि जैसे आपने एग्जामिशन दिया है उसके बाद जो ये कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन को स्टेबलाइज कर दिया है, उस स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस में जो फ्रंट लाइन है, इनके लोग जो कैबिन क्रू हैं, जो पायलट्स है, जो ग्राउंड स्टाफ है, इनका कितना FDTL जो पहले भी था, स्टेटस को पकड़ लीजिए आप रिवीजन छोड़ दीजिए, वो पहले भी था, उसके हिसाब से भी कितने बार FDTL इनका बर्स्ट हुआ है। वो एक टर्म यूज करते हैं कि जब भी FDTL इनका बर्स्ट होता है, कितने घंटों से ये एयरपोर्ट पे स्टैंडर्ड थे, मल्टीपल अदर एयरपोर्ट्स पे स्टैंडर्ड थे। मेरी टीम ने एंड वी आर नॉट इवन मेंट टू डू दिस, लेकिन मेरी टीम ने इनको हेल्प किया सो दैट सम ऑफ देम कुड गेट बैक होम। आई एम सेइंग ये एयरलाइन अपने क्रू को ही स्टैंडर्ड छोड़ दी कितने जगह पे, राइट। अभी ये कितने घंटों के मुशक्कत के बाद इनको फिर से जबरदस्ती करे कि आप ड्यूटी करिए भी, हमें ऑपरेशन स्टेबलाइज करनी है। माय पॉइंट है कि आपके और मेरे से पैसेंजर जब सीट पे बैठेंगे अपने, तो क्या कल हम सेफ फील करेंगे? और ये अगर हम सेफ फील नहीं करते, अगर इतनी सी भी अगर हमें आशंका है कि शायद सेफ नहीं है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी DGCA और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन पे आती है। तो अकाउंटेबिलिटी क्या है? अगर आप 67% मार्केट शेयर है, मतलब आपने अगर 10 फ्लाइट लिए इस महीने में, तो 6 फ्लाइट्स आप इंडिगो की लेंगे। क्या आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि जो लोग फ्लाई कर रहे हैं कॉकपिट के अंदर, जो लोग आपकी सेफ्टी का ध्यान रखने कॉकपिट के बाहर कैबिन क्रू लोग, क्या ये मेंटली फिजिकली रेडी हैं हमारी सेफ्टी को ध्यान रखने के लिए? सो आई डोंट थिंक इट्स अ नंबर्स गेम अभी मेरे लिए इट इज मोर अबाउट जो लोग हैं, जो लोग उड़ रहे हैं इन द लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लाइट दैट दे आर ऑपरेटिंग, क्या वो फ्लाइट भी सेफ है कि नहीं। फिलहाल मेरा जवाब बहुत मे बी टेरिटरी में, एंड आई एम लुकिंग टुवर्ड्स द DGCA कि आप थोड़ी से टाइटली मॉनिटर करिए सारी चीजों को। मैं फिर से कह रहा हूँ कि एग्जामिशन के बाद अगर कोई भी एनवायरमेंट सर्वे रन करेंगे, लोग आपको बताएंगे कि जो ड्यूटी आवर जो लोग रन कर रहे हैं वो ह्यूमन कैपेसिटी के बियॉन्ड है। मेरे DMs में बहुत सारे लोगों का मैसेज है, मैं सरप्राइज हूँ अगर DGCA का किसी ऑफिसर में इतनी बेसिक स्किल भी नहीं है कि वो जाके ये ग्राउंड का पल्स माप पाए। बात इंडिगो की हो रही तो एक और खबर, कंप्यूटर साइंस में गोल्ड मेडलिस्ट 40 अंडर 40 जैसी उपमाओं से पहचान वाले लूथरा ब्रदर्स संकट आने पर देश छोड़कर भाग खड़े हुए, और भागे भी तो किससे? उसी इंडिगो से जिससे सकुशल समय पर मंजिल तक पहुंचना लॉटरी जीतने जैसा हो गया है। बात हो रही है गोवा के बर्च बाई रोमियो लेन क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा की। 6 दिसंबर को क्लब में आग लगी, 25 लोगों की मौत हुई, लेकिन जब तक कोई समझ पाता, कोई एक्शन होता, दोनों भाइयों ने अगली सुबह 5:30 बजे मुंबई से इंडिगो की फ्लाइट पकड़ी और जा पहुंचे थाईलैंड के फुकेट। पुलिस का कहना है कि हादसे के वक्त दोनों भाई दिल्ली में थे। FIR दर्ज होते ही गोवा पुलिस की टीम दिल्ली रवाना हुई, पर दोनों भाइयों के ठिकाने पर छापेमारी हुई, वहां नहीं मिले, जिसके बाद घर पर नोटिस चस्पा हुआ। 7 दिसंबर की शाम तक दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी कर दिया गया, लेकिन जब मुंबई इमिग्रेशन से संपर्क हुआ तो पता चला कि लूथरा ब्रदर्स तो फ्लाइट पकड़कर देश से फरार हो गए हैं। CBI ने इंटरपोल से इनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाया है। इसका मतलब है कि आरोपी की लोकेशन, पहचान और हरकतों की जानकारी जुटाई जाए। दर्दनाक हादसा था जिसमें 25 लोगों की डेथ हुई। उन सब की बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करना, रिलेटिव्स को देना, पोस्टमार्टम करवाना, टाइमली हैंडओवर करना। उसके साथ साथ ही हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं है। जो भी अक्यूज हैं उनको उसी समय इमीडिएटली 4 जो मैनेजमेंट था उनको अरेस्ट किया गया, और साथ ही जो ओनर्स के खिलाफ हमने त्वरित कार्रवाई करी। LOCs खोले गए,
सीबीआई और इंटरपोल की मदद से अभी उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और जिनका भी कोई भी नेग्लिजेंट एक्ट है उसमें हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी अरेस्ट करें और जिससे कि जस्टिस हो। पर प्रशासन केवल खुदाई नहीं कर रहा, एक्शन और भी है। लूथरा ब्रदर्स के क्लब और कैफे पर बुलडोजर जलाने की बात सामने आई, वीडियो भी आई। सीएम प्रमोद सावंत ने अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा जा रहा है कि नाइट क्लब सरकारी जमीन पर गैरकानूनी तरीके से बना है। क्लब में लगी आग के मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोडक भी शामिल है। आरोप है क्लब में फायर सेफ्टी डिवाइस नहीं थे, इमरजेंसी एग्जिट नहीं थे और सबसे बड़ी बात जरूरी लाइसेंस और परमिशन नहीं थे। और उससे भी बड़ी बात, क्लब सरकारी जमीन पर बना था, नियमों का घनघोर उल्लंघन। और ऐसा नहीं कि ये सब गोवा के नीति निर्धारकों को पता नहीं। पुलिस, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कोस्टल जोन रेगुलेटरी बोर्ड, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, नाम लेते जाइए, लिस्ट बड़ी लंबी है। पता सबको था, शिकायतें हर जगह हुई, पर हुआ क्या? क्लब नियमों को ताक पर रखकर चलता रहा। तो अब यहाँ जिम्मेदारी किसकी है? 25 मौतों की जवाबदेही कब तय होगी? गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत। तो जवाबदेही भी उन्हीं की है कि उनकी नाक के तले ये सब कैसे हो रहा था, कैसे नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाकर कंस्ट्रक्शन चल रहे थे और कार्रवाई नहीं हो रही थी। थाईलैंड के फुकेट से लूथरा ब्रदर्स इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं, हादसे के कारण पर दुख जता रहे हैं। दुखी हम और आप भी हैं। जिसका क्लब है वो दुखी है, लेकिन उसके दुख से पहले उसकी लापरवाही और उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। समस्त दुखों का भंजन हो कब? जब न्याय का राज होगा। किनसे उम्मीद की जाए? अदालत से और उनसे जिन पर जिम्मेदारी है, यानी कि सरकार से। अब देखते हैं ये सरकार क्या करती है। अब बारी सुर्खियों की। क्या मद्रास हाईकोर्ट के जज जी.आर. स्वामीनाथन को उनके पद से हटाया जा सकता है? सवाल इसलिए क्योंकि विपक्ष के सांसदों ने स्पीकर को नोटिस सौंपा। इस पर 120 सांसदों के दस्तखत हैं। मांग, स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव शुरू करने की, इंपीचमेंट मोशन जिनके दस्तखत हैं उसमें डीएमके की पार्लियामेंट्री पार्टी की लीडर कनिमोई, लोकसभा लीडर टी.आर. बालू, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल है। आरोप, जज की गतिविधियों से निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल उठे। फैसले राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हुए। लेकिन ये नौबत क्यों? मामले के केंद्र में है कार्तिकेय दीपम विवाद। तमिलनाडु और उसके पड़ोसी राज्यों में सदियों से मनाया जाने वाला प्रकाश पर्व, भगवान मुरुगन को समर्पित। थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीपथून नाम की जगह पर मिट्टी के दीपों की कतार जलाई जाती है, लेकिन इससे कुछ मीटर की दूरी पर एक दरगाह है। कई सालों से दीप दरगाह से नीचे ऊंची पिल्लियार मंदिर के पास जलाए जाते रहे, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच में याचिका लगाई गई। मांग, पहाड़ी की चोटी पर मौजूद स्तंभ पर भी दीप जलाने की। जज स्वामीनाथन ने दीपथून पर 4 दिसंबर को शाम 6 बजे तक कार्तिकेय दीपम का दीपक जलाने का आदेश दिया। कोर्ट ने मंदिर प्रशासन और दरगाह मैनेजमेंट की आपत्तियों को खारिज किया और कहा इससे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों पर असर नहीं पड़ेगा। पर राज्य सरकार ने कानूनी व्यवस्था का हवाला देकर आदेश लागू नहीं किया। इससे हिंदू समर्थक ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट किया, पुलिस से झड़प हुई और अब ये एक बड़ा राजनीतिक न्यायिक विवाद बन गया है। मामले में आगे क्या होगा, अपडेट देते रहेंगे। बाकी महाभियोग प्रस्ताव के तहत जज को हटाने के नियम कायदे समझने के लिए आप हमारा पिछला लन टॉप शो देख सकते हैं, उसका भी हम लिंक आपको दे रहे हैं। चलते चलते एक जरूरी सूचना, दिसंबर लौटा और लौट आया इंदौर का त्योहार लिट चौक अपने 5वें सीजन के साथ 19, 20 और 21 दिसंबर को इंदौर के गांधी हॉल में ये सोशियो कल्चरल फेस्ट होगा, जिसमें देश के जाने माने सेलिब्रिटीज, लेखक, कवि, कलाकार और हस्तियां आएंगी। ललन टॉप है लिट चौक का डिजिटल मीडिया पार्टनर, तो हमारी टीम भी वहाँ होगी और होंगे हम भी। पहुंचे इंदौर के गांधी हॉल 19, 20 और 21 दिसंबर को। आज के ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।